जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के डेटा कलेक्शन के बारे में। जैसा आपको पता है, 8वें वेतन आयोग ने कुछ सुझाव लिए तमाम संगठनों से, पेंशनर्स एसोसिएशन से, कर्मचारी एसोसिएशन से। फिर उसके बाद जितने भी सरकारी विभाग हैं वो अपना डेटा दे रहे हैं कर्मचारियों से संबंधित 8वें वेतन आयोग को। अब दोस्तों जो डेटा कलेक्शन हो रहा है 8वें वेतन आयोग के द्वारा, अब उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा आगे चलकर 8 सीपीसी पर, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ पॉइंट में मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा 8 सीपीसी से संबंधित कि आपको कैसे आगे फायदा मिलने वाला है 8 सीपीसी पर, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जितने भी सुझाव लिए गए, जो भी डाटा दिया जा रहा है 8 सीपीसी से संबंधित 8वें वेतन आयोग को, उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा, यही मैं आपको समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पॉइंट वाइज, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से जानकारी समझाता हूं। जैसा आपको पता है 15 जून 2026 तक जितने भी संगठन थे उनको 8 सीपीसी पर ज्ञापन देना था। 8 सीपीसी की वेबसाइट पर 15 जून 2026 तक जितने भी संगठन थे उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया। 15 जून 2026 के बाद अब कोई भी संगठन 8 सीपीसी का ज्ञापन 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन वेतन आयोग ने कुछ नए फॉर्म बनाए। जी हां दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। वेतन आयोग ने या फिर सरकार ने कुछ फॉर्म बनाए 8 सीपीसी से संबंधित और वो फॉर्म भेजे गए तमाम सरकारी दफ्तरों को, सरकारी विभाग में वो फॉर्म भेजे गए। कुछ फॉर्म हमारे पास भी आए। जैसा आपको बताया, मैं भी एक पेंशन विभाग में हूं, तो हमारे पास भी कुछ फॉर्म आए। जैसे कि दोस्तों मैं आपको ये फॉर्म दिखा रहा हूं। इस फॉर्म में विभाग से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित कुछ डिटेल भर के 8वें वेतन आयोग को देनी थी। जी हां दोस्तों, और उसकी लास्ट डेट है 30 जून 2026। जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहां पर ये फॉर्म दिए गए वेतन आयोग के द्वारा, मिनिस्ट्री से ये फॉर्म भेजे गए। इस फॉर्म को भरना है, कर्मचारियों से संबंधित डिटेल्स मेंशन करनी है और वो भेज देनी है 30 जून 2026 तक 8वें वेतन आयोग को, ताकि आगे चलकर 8वां वेतन आयोग इन सारे डेटा का कंपाइल कर सके और फिर उसके आधार पे 8 सीपीसी पर अपनी सिफारिशें बना सके। अब दोस्तों कुछ फॉर्म हमारे पेंशन विभाग के पास भी आए, तो दोस्तों हमने कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन से संबंधित डिटेल इस फॉर्म में मेंशन करी। अब दोस्तों देखिए ये फॉर्म कैसा था। अब दोस्तों एक ये फॉर्म है जिसमें कुछ डिटेल्स भरनी थी हर एक विभाग के कर्मचारी से संबंधित। जी हां दोस्तों, ज्यादातर दोस्तों ये इंफॉर्मेशन है जो अभी कर्मचारी जॉब पर हैं। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी अभी जॉब पे हैं तो उनसे जुड़ी ही जानकारियां इस फॉर्म में भरनी है। पेंशनर से ज्यादा कोई कंसल्ट नहीं है इस फॉर्म में। जी हां दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स को तो सिर्फ एक फिटमेंट फैक्टर लगाकर उनकी पेंशन बढ़ा देनी है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई होगी वेतन आयोग को कर्मचारियों की पे स्ट्रक्चर बनाने में। तो इस वजह से ये सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों अब हमारे विभाग ने कैसे इस डेटा को बनाया, आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और आगे पॉइंट समझाऊंगा। अब दोस्तों देखिए इस फॉर्म में क्या है। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, यहाँ पे लेवल लिखा है 1 से लेके 18 तक। अब दोस्तों यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे 6 से 7 इंस्टीट्यूट है, तो वहां के जो कर्मचारी हैं उनकी डिटेल भी इस फॉर्म में मेंशन करी है। जैसे कि एक AFRI में है, FRI में है, IFB है, रांची है, कोयम्बटूर है, बेंगलुरु है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनसे संबंधित पे लेवल वाइज कि कर्मचारी का कितना पे लेवल है और कितने कर्मचारी वहां पे हैं। जैसे कि दोस्तों जोधपुर में लेवल 1 में 8 कर्मचारी है, फिर लेवल 3 में कितने हैं, 5 कर्मचारी हैं, फिर 10 में कितने हैं, लेवल 10 में 5। ऐसे दोस्तों हर एक इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे पूछी है, नंबर पूछे, तो दोस्तों यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरी तरफ पूछा नंबर ऑफ एम्प्लॉय अंडर न्यू पेंशन स्कीम एज ऑन 1/1/2026। जी हाँ दोस्तों, 1/1/2026 के अनुसार कितने ऐसे एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं
जो न्यू पेंशन स्कीम में है, एनपीएस में है, तो दोस्तों वो डिटेल यहां पे मेंशन कर दी। फिर दोस्तों नंबर ऑफ एम्प्लॉय अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम एज ऑन 1/1/2026, 1/1/2026 तक या फिर 1/1/2026 के अनुसार कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर हैं। तो दोस्तों उसकी यहां पे नंबर ही मेंशन कर दिए कि इतने हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं टोटल संख्या यहां पे मेंशन करी है इस फॉर्म में कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं लेवल 1 से लेके 18 तक, कितने एनपीएस में हैं 1/1/2026 तक और कितने ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों सब डिटेल यहां पे मेंशन कर दी। फिर दोस्तों इसी के साथ एक और फॉर्म है नंबर ऑफ क्लेम ऑफ जीपीएफ विड्रॉल। जी हां दोस्तों, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने जीपीएफ का विड्रॉल लिया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 216 हैं। तो हमने यहां पे 216 मेंशन कर दिए। ये मैं आपको अपने पेंशन विभाग की कहानी समझा रहा हूं कि हमने भी 8 सीपीसी का डाटा दिया है भरकर 8 सीपीसी को, ताकि 8 सीपीसी जब काम करे तो उसको कुछ हेल्प मिल पाए इस डेटा से। और जितनी भी डिटेल है ये कर्मचारियों से संबंधित है जो अभी इन सर्विस हैं। फिर दोस्तों यहां पे डिटेल पूछी नंबर ऑफ क्लेम ऑफ जीपीएफ एडवांस ऑफ 22-23, ऐसे कितने क्लेम करे गए जीपीएफ एडवांस के लिए 22-23 के लिए, तो 64 हमने यहां पे मेंशन किया। ऐसी नंबर ऑफ क्लेम जीपीएफ विड्रॉल कितने की है 208, ऐसी जीपीएफ एडवांस 23-24 के लिए, यानी अलग अलग ईयर के लिए यहां पे इंफॉर्मेशन मांगी है। 22-23 में कितने हुए, फिर 23-24 में कितने हुए, फिर 31/3/2025 तक टोटल कितने जीपीएफ सब्सक्राइबर थे 577 थे, फिर ऐसी 24-25 ऐसी दोस्तों कुछ डिटेल मांगी जीपीएफ की भी और पुरानी भी कि कितने एनपीएस में है, कितने ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी विभाग हैं हमने तो भेज दिया, लेकिन जो बाकी विभाग हैं उनको भी कर्मचारियों से संबंधित डेटा देना है 30 जून 2026 तक। जी हां दोस्तों, लास्ट डेट है 30 जून 2026। तो दोस्तों जब ये डेटा भेज दिया जाएगा उसके बाद 30 जून 2026 के बाद यानी 1 जुलाई से फिर वेतन आयोग इन डेटा का कंपाइल करेगा। हालांकि अभी वेतन आयोग अलग अलग जाके मीटिंग कर रहा है, सुझाव ले रहा है वो स्टेक होल्डर से। तो दोस्तों जब सारी मीटिंग्स खत्म हो जाएगी उसके बाद इन डेटा पर काम किया जाएगा वेतन आयोग के द्वारा। तब दोस्तों वेतन आयोग सही ढंग से बैठेगा दिल्ली में और फिर इन तमाम चीजों पे काम करेगा, फिर वो सिफारिशें बनाएगा 8 सीपीसी पर। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ चीजें समझाई कि किस तरीके से डेटा लिया जा रहा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं कि इन सारी चीजों से आपको कैसे फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, कितना फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा इन सभी आंकड़ों से, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। किस तरीके से अब वेतन आयोग काम करेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बिल्कुल सही से समझिएगा क्योंकि काफी चीजें अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। आगे ये भी बताऊंगा कि कितने पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी, कितने पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला है 8 सीपीसी का इन सारे डेटा के अनुसार। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट है 8वें सीपीसी ने मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और कार्यालयों से डेटा संग्रह अभ्यास को तेज किया। आयोग ने अनुरोध किया है कि आवश्यक जानकारी 30 जून 2026 तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाए। जी हां दोस्तों, अभी इसी की जानकारी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई। जितने भी सरकारी विभाग हैं वो 8 सीपीसी पर डेटा देंगे 30 जून 2026 तक, वो भी ऑनलाइन तरीके से। साथ ही ये स्पष्ट किया है कि भौतिक दस्तावेज, अलग से एक्सेल शीट, हार्ड कॉपी और ईमेल अन्य ऑफलाइन प्रस्तुतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। जी हां दोस्तों, ऑफलाइन कुछ भी काम नहीं होगा, ईमेल से नहीं भेजा जाएगा, कोई भी पोस्ट नहीं करा जाएगा, कोई भी लेटर, जो भी काम है वो सब ऑनलाइन तरीके से होगा। जो भी डेटा सबमिशन का काम है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। 8 सीपीसी का डाटा हमने भी दिया है 8 सीपीसी को, इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। जो ये फॉर्म थे हमारे पास भी आए थे, ये सब फॉर्म भर के हमने 8 सीपीसी को दे दिए हैं। अब आगे क्या लिखा है, वर्तमान अभ्यास क्या दर्शाता है। जी हां दोस्तों, अब जो वेतन आयोग ये प्रयास कर रहा है, सुझाव ले रहा है, तमाम विभागों से डेटा कलेक्ट कर रहा है, अब ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या है। डेटा संकलन प्रक्रिया की शुरुआत या फिर समाप्ति का संकेत देने के बजाय वर्तमान अभ्यास ये दर्शाता है कि आयोग विस्तृत विश्लेषण के लिए एक व्यापक डेटाबेस सक्रिय रूप से तैयार कर रहा है। जी हां दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो वेतन आयोग है वो सारा डेटा कलेक्ट करेगा। जब सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा, पूरा डेटाबेस बन जाएगा, उसके बाद दोस्तों वो सिफारिशें बनाएगा, फिर देखेगा कि किस तरीके से कितने कर्मचारी हैं, उनको किस तरीके से उनका पे स्ट्रक्चर बनाना है, पे मैट्रिक्स बनानी है, किस तरीके से उनके अलाउंसेस बढ़ाने हैं,
किस तरीके से क्या चीजें कम करनी है, क्या चीज बढ़ानी है। तो इस वजह से ये सारा अभ्यास वेतन आयोग कर रहा है। फिर क्या लिखा है, मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और कार्यालयों से प्राप्त जानकारी आयोग को केंद्र सरकार में कर्मचारियों की संख्या कितनी है, वेतन संरचना कैसी है, भत्ते, पेंशन, देनदारियां, कैडर प्रबंधन संबंधी मुद्दे, व्यय पैटर्न, एक्सपेंडिचर मूल्यांकन करने में सहायक होगी। जी हाँ दोस्तों, जब वेतन आयोग बैठकर काम करेगा तो दोस्तों वो सारी चीजें तय करेगा, कितने कर्मचारियों की संख्या है, कैसे उनकी वेतन संरचना होगी, कैसे उनकी भत्ते, पेंशन, देनदारियां बनानी है, कैडर प्रबंधन, सब चीजें दोस्तों वेतन आयोग देखेगा, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, सब कुछ देखेगा। तो इससे वेतन आयोग को मूल्यांकन करने में आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, जो डेटा हम प्रोवाइड करा रहे हैं और भी जो विभाग प्रोवाइड करेंगे, तो उससे वेतन आयोग को कुछ हेल्प मिल सकेगी रिपोर्ट बनाने में। आयोग अपनी जांच के दौरान आवश्यकता अनुसार हितधारकों से स्पष्टीकरण, पूरक जानकारी या फिर अतिरिक्त डेटा सेट प्राप्त करना जारी रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों एक आध महीने में तमाम सुझाव लिए जाएंगे स्टेक होल्डर से। अभी दोस्तों मीटिंग ही चलेगी स्टेक होल्डर के साथ, अभी सुझाव लिए जाएंगे। फिर क्या लिखा है, डेटा संग्रह प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है। जी हाँ दोस्तों, अब डेटा कलेक्शन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वेतन आयोग के लिए। वेतन आयोग केवल कर्मचारी संघों या फिर कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर सिफारिशें तैयार नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अब इसका यह मतलब नहीं है जो सुझाव दिए जा रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो सारे सुझाव मान लिए जाएंगे वेतन आयोग के द्वारा। इसमें साफ लिखा हुआ है, वेतन आयोग केवल कर्मचारी संघों या फिर कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर सिफारिशें तैयार नहीं करते। उन्हें निम्नलिखित से संबंधित विस्तृत अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, खाली आपके कहने से, आपके सुझाव देने से वेतन आयोग सिफारिशें तैयार नहीं करेगा, कुछ और डेटा की भी जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहां पे देखिए कौन कौन से डेटा की जरूरत है। कर्मचारियों की संख्या, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको अभी इस फॉर्म में दिखाया, इसमें कितने कर्मचारी थे तो उसकी संख्या भी पूछी गई थी जो हमने भर कर दिया। तो वेतन आयोग को यही सब चीजें चाहिए, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, मौजूदा वेतन संरचना, अभी का जो पे स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फिर कैडर की संख्या कितनी है, फिर रिक्ति पद, कितने पद खाली हैं, भर्ती का पैटर्न, किस तरीके से भर्ती का पैटर्न तैयार करना है, फिर प्रचार के माध्यम क्या है, फिर रिटायरमेंट के रुझान, सेवानिवृत्ति के रुझान, फिर पेंशन की देनदारियां। जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन डिस्बर्समेंट होता है उसकी देनदारियां का पता करना, फिर विभाग वार व्यय एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, यानी इनको 8 सीपीसी का फायदा देने में इसका एक्सपेंडिचर कितना आएगा हर एक विभाग के लिए, तो वो चीजें तय करनी। फिर भत्ते और लाभ, फिर कर्मचारियों की क्षेत्रीय तैनाती। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी कहां कहां पर तैनात होंगे, कहां पर तैनात हैं, तो उनसे संबंधित जानकारी। फिर कार्यभार संकेतक, तकनीकी परिवर्तन मानव संसाधन आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें चाहिए वेतन आयोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए, 8वें वेतन आयोग का सिफारिशें बनाने के लिए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है जरा ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में एकत्रित की जा रही जानकारियां प्राथमिक डेटाबेस बनने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अभी जितना भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसका एक डेटाबेस बनेगा, सारी चीजें कंप्यूटराइज होंगी। इसलिए दोस्तों वेतन आयोग ने जो स्टेनोग्राफर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनकी नियुक्ति करी है कि जितना भी ये डेटा है ये सब कंप्यूटराइज हो सके आगे चलकर, जिसके आधार पर आयोग मौजूदा मुआवजा ढांचे का आकलन करेगा और भविष्य में संशोधन की सिफारिश करेगा। आगे फिर वो सिफारिशें बनाएगा, फिर रिवाइज करेगा सारी चीजें 8 सीपीसी में। अब दोस्तों क्या लिखा है यहां पे, कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन कैसे होगी रिवाइज। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पे कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन कैसे होगी रिवाइज। ये सारा डेटा जब 8 सीपीसी पे चला जाएगा, जब सारे सुझाव ले लिए जाएंगे, जब 8 पे कमीशन बैठकर सिफारिशें तैयार करेगा, तो किस तरीके की सिफारिशें होंगी, कैसे आपको फायदा मिलेगा कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, अब ये समझना बहुत जरूरी है जो मैं आपको पॉइंट में समझा रहा हूं। अब दोस्तों पहला पॉइंट है, जो डिफेंस पेंशनर्स 30 जून 2024 तक पेंशन आए हैं उन्हें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, वैसे हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। 30 जून 2024 तक जो पेंशन आए हैं उन्हें मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। बेसिक पेंशन को
फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी बेसिक पेंशन है, मैं बेसिक पे की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपकी बेसिक पेंशन है, जैसे एक सिपाही की अभी है 20,463, एक नायब सूबेदार की है 26,825। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जो आपकी बेसिक है उसे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर के साथ। जो डिफेंस पेंशनर्स या फिर फैमिली पेंशनर्स ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों डिफेंस पेंशनर्स की भी यहां पे अलग अलग कैटेगरी है। जो पेंशनर्स 30 जून 2024 तक आए हैं वो ओआरओपी का ही फायदा ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या तो वो ओआरओपी 3 की पेंशन ले रहे हैं, या फिर ओआरओपी 1 की ले रहे हैं, या फिर ओआरओपी 2 की ले रहे हैं। यानी जिसकी पेंशन ज्यादा है, बेनिफिशियल पेंशन है, वो उसी की पेंशन ले रहे हैं, ओआरओपी 3 की, ओआरओपी 1 की, या फिर ओआरओपी 2 की। अब दोस्तों जो ओआरओपी के पेंशनर्स हैं जो 30 जून 2024 तक आए हैं, उन सब की बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, और 1/1/2026 से पूरा एरियर दिया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए ये पॉइंट। जो डिफेंस पेंशनर्स ओआरओपी की पेंशन ले रहे हैं, ओआरओपी 1, 2 या फिर 3, उनकी बेसिक पेंशन को फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसका एरियर मिलेगा, यानी बढ़ी हुई पेंशन का और जो आपकी पुरानी बेसिक है उसके डिफरेंस पे डीए लगा के उनका एरियर दिया जाएगा 1/1/2026 से, और पूरा आगे तक दिया जाएगा जब तक बढ़ी हुई पेंशन का फायदा आपको नहीं मिलता 8 सीपीसी का। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट है, जो डिफेंस पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हुए। जी हाँ दोस्तों, जो डिफेंस पेंशनर्स अपनी लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी बेसिक पेंशन को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर से। यानी इसका मतलब है 31/12/2025 तक जितने भी पेंशनर्स पेंशन आए होंगे, चाहे वो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हो या फिर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हो, उन सब की बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर से, वो भी 8 सीपीसी के। यही दोस्तों इसमें लिखा है। जो डिफेंस पेंशनर्स 1 जुलाई 2024 के बाद रिटायर हुए 31/12/2025 तक, उनकी बेसिक पे की बेसिक पेंशन को रिवाइज किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर देकर, और इनका भी एरियर बनेगा 1/1/2026 से। फिर अगला पॉइंट है, 1/1/2026 के बाद आए कर्मचारियों और पेंशनर्स की पे सैलरी पेंशन को 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स की बेसिक पे के अनुसार तय किया जाएगा, जिसका एरियर भी 1/1/2026 से ही बनेगा। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वो पेंशनर्स कर्मचारी जो 1/1/2026 के बाद रिटायर हो रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, अब उनकी पे पेंशन सैलरी किस तरीके से रिवाइज होगी, वो होगी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, जो 1/1/2026 के बाद आ रहे हैं उनको फिर 8 सीपीसी की बढ़ी हुई पे दी जाएगी और उसका डिफरेंस का एरियर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका भी एरियर बनेगा 1/1/2026 से। फिर अगला पॉइंट याद रहे, 31/12/2025 तक आए सभी पेंशनर की पुरानी पे को भी रिवाइज किया जाएगा नोशनली 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स की बेसिक पे के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, 31/12/2025 तक जो आप पेंशन आए हो, आपकी बेसिक पेंशन को मल्टीप्लाई तो किया जाएगा फिटमेंट फैक्टर देकर, आपकी पेंशन भी बढ़ जाएगी, लेकिन जब आगे चलकर 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स आएगी तो उसके अनुसार नोशनली आपकी पुरानी बेसिक पे को भी फिक्स किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हर एक डिफेंस पेंशनर की बात कर रहा हूं, चाहे वो ओआरओपी की पेंशन ले रहे हो या फिर लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हो। यानी 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार सबकी बेसिक पे नए तरीके से फिक्स करी जाएगी। जैसे कि 7 सीपीसी में हवलदार की पे फिक्स करी थी 29,200, अब उसको फिक्स किया जाएगा 8 सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर देके, तो सबकी बेसिक पे को रिवाइज करा जाएगा। अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है, ये पॉइंट तो मैंने आपको यहां पे समझाया। नोशनली फिक्स किया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आए होंगे, उनकी पुरानी बेसिक को नए बेसिक में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे हवलदार की मिनिमम बेसिक है 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार 29,200। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में पे मैट्रिक्स के अनुसार आप अपना पीपीओ भी निकाल के देख सकते हैं, उसमें एक हवलदार को फिक्स किया है 29,200 पे। अब इसे फिक्स किया जाएगा 8 सीपीसी की पे मैट्रिक्स के अनुसार, यानी इसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा 1.92 का। तो दोस्तों इनकी पे बनेगी 56,064। मैंने एग्जाम्पल लिया है फिटमेंट फैक्टर 1.92 का कि इतना मिल सकता है 1.92, अगर इससे ऊपर मिल जाता है तो फिर वो आपकी किस्मत हो सकती है, तो इसलिए मैंने मिनिमम 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लिया है खाली समझाने के लिए।
तो दोस्तों यहाँ पे इनकी पे बन गई 56,064। अब दोस्तों इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी बढ़ेगी। अभी आपकी मिलिट्री सर्विस पे है 5,200, मैंने इसमें फिटमेंट फैक्टर लगाया 1.92 का, तो आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी 10,000 के आसपास हो जाएगी। फिर आपका क्लास पे अलाउंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों क्लास पे अलाउंस यहाँ पे हो गया 850 रुपए। तो दोस्तों इन सबका टोटल कर देंगे, आधा कर देंगे, तो दोस्तों पेंशन यहाँ पे बन जाएगी 33,457। एक हवलदार की बात कर रहा हूं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा हवलदार को मिल रहा होगा ओआरओपी में। जी हाँ दोस्तों, जो हवलदार की अभी पेंशन है वो है 24,763। सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर देके आपकी बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाएगा। अभी 24,763 है, इसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा 1.92 का और आपकी पेंशन हो जाएगी 47,545। सबसे पहले दोस्तों यही होगा, फिटमेंट फैक्टर देके आपकी बेसिक पेंशन को बढ़ाया जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद फिर आपकी पे को रिवाइज करा जाएगा। जो आपकी पे है हवलदार की 29,200, फिर इसे रिवाइज करा जाएगा, इसमें फिटमेंट फैक्टर लगा ले। यानी दोनों तरीके से आपकी पे और पेंशन को रिवाइज करा जाएगा, लेकिन फायदा आपको मिलेगा सबसे ज्यादा ओआरओपी की पेंशन में। ये मैंने आपको अभी से समझा दिया कि ऐसे ही होगा आगे चलकर। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, अलाउंस भी बढ़ा दिए जाएंगे जवानों के। जी हाँ दोस्तों, जो आपके अलाउंसेस हैं उसको भी इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन बढ़े हुए भत्तों का फायदा जारी किए गए लेटर की डेट से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब से लेटर जारी किया जाएगा 8 सीपीसी का, तो उसके बाद से ही आपको फायदा मिलेगा बढ़े हुए भत्ते का। यानी बैक डेट का आपको एरियर नहीं मिलेगा भत्तों का, जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ था। हालांकि संगठन डिमांड कर रहे हैं कि भत्तों का भी एरियर 1/1/2026 से ही दिया जाए। भत्तों का एरियर नहीं दिया जाएगा 1/1/2026 से। वो तो दोस्तों आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, जब लेटर निकलेगा तब पता लगेगा कि भत्तों का पुराना एरियर मिलता है या नहीं मिलता। 7 सीपीसी में तो नहीं मिला था, तो ये भी हो सकता है कि 8 सीपीसी में भी आपको ना मिले भत्तों का एरियर, वो भी 1/1/2026 से। यानी जब लेटर निकलेगा तो उसी की डेट से आगे आपको भत्तों का एरियर दे दिया जाएगा, आगे बढ़ा हुआ फायदा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाए, आगे के पॉइंट समझा दिए कि डेटा कलेक्शन के बाद अब वेतन आयोग किस तरीके की सिफारिशें तैयार कर सकता है, किस तरीके का आपको फायदा मिल सकता है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, 100% रियल जानकारी है, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। जैसे कि पेंशनर्स को जानकारी होती नहीं, वो कमेंट करते रहते हैं कि आप तो फेक जानकारी दे रहे हो, आपको तो कुछ नॉलेज नहीं है, आपको तो ये पता नहीं है, वो पता नहीं है। जानकारी उनको 1% भी नहीं है, लेकिन उल्टे सीधे कमेंट वो करते रहते हैं। लेकिन मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को कोई ऐसा नहीं पड़ने वाला, चाहे आप कुछ भी चिल्लाते रहो, कुछ भी करते रहो। मैं उन पेंशनर्स की बात कर रहा हूं जो गलत कमेंट करते हैं, जो गलत कमेंट लिखते हैं। तो मेरी सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे वीडियो चल रहे हैं, जानकारी मैं देता रहूंगा, वो भी सही जानकारी। आपको देखना है देखिए, नहीं देखना मत देखिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहेगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच।